वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन के टॉप 100 एमसीक्यू। यानी दोस्तों इस जो हमारी सीरीज है इसके अंदर आपको वर्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन है एवं जो हमारी जो प्रक्षेप्य गति होती है यानी प्रोजेक्टाइल मोशन है, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको इस सीरीज में करवाए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक वाइज के इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू करवाई जाती हैं और दोस्तों आपको एयरफोर्स एवं नेवी के लिए मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आपने यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि टेकोमीटर वह युक्ति है जिससे मापा जा सकता है। एंड दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा टेकोमीटर डिवाइस होता है उससे किस मान को मेजर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एंड दोस्तों हमारा जो टेकोमीटर होता है उससे स्पीड ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन की जो चाल होती है उसको मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन आज का, इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु r त्रिज्या के वर्त में अचर चाल v से गति कर रही है तो इसका कोणीय वेग होगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ पर मूविंग कर रही है जिसकी रेडियस r है और इस पर जो वेलोसिटी है इसकी वो v है। तो आपको बताना जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे लाइनर वेलोसिटी v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा r। तो यहाँ से यदि अपन कोणीय वेग ओमेगा का मान निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा v अपॉन में r। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है v अपॉन में r। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल चालक वर्तीय पथ पर अचर चाल से गति कर रहा है तब इसका रेखीय वेग अचर होगा, त्वरण अचर होगा या कोणीय वेग अचर होगा या बल अचर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों जब कोई मोटरसाइकिल है वो इस सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से दोस्तों हमारी गति करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो हमारी लाइनर वेलोसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है जो कि हर जगह पर अलग अलग है। तो यह भी हमारा अचर नहीं रहेगा। तो दोस्तों त्वरण की डायरेक्शन होती है त्रिज्या के अनुदिश से, तो यह भी अलग अलग जगह पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मान भी अचर नहीं रहेगा। और बल की डायरेक्शन भी दोस्तों त्वरण की डायरेक्शन में होती है तो यह भी हमारा अचर नहीं रहेगा। बल्कि जो हमारा कोणीय वेग होती है एंगुलर वेलोसिटी होती है दोस्तों वो हमारी आपको पता होगा एक अक्षीय यानी सदिश यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है दोस्तों ये जिस अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है उसके डायरेक्शन होती है लंबवत ऊपर की ओर है दोस्तों ये। तो कोणीय वेग की डायरेक्शन दोस्तों हर जगह पर समान रहेगी यानी लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो पूरी यानी कि है हर जगह पर जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी का मान होगा वो अचर रहेगा यानी कि इसकी डायरेक्शन और आंकिक मान दोनों समान रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कण वर्तीय पथ पर इस प्रकार गति कर रहा है कि यह समान समय में समान कोण अंतरित करता है तो इसका वेग सदिश होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों एक पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पर और दोस्तों ये क्या करता है कि इक्वल टाइम में इक्वल जो एंगल है उसको तय करता है यानी दोस्तों इसको आंतरित करता है। तो आपको बताना है कि इसका जो वेग होगा वो नियत रहेगा या परिणाम में बदल जाएगा या दिशा में बदलेगा या परिणाम तथा दिशा दोनों में बदलेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी वह केवल दिशा में बदलेगा क्योंकि दोस्तों वह यानी कि समान समय में समान कोण अंतरित कर रहा है यानी कि दोस्तों इसका जो स्पीड है यानी चाल है वो सेम है। तो चाल सेम है तो दोस्तों हमारा जो वेग का आंकिक मान होगा यानी परिमाण होगा मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी दोस्तों वो तो हर जगह चेंज होगी। तो इसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी केवल जो वेग होगी उसकी दिशा में ही बदलाव होगा और सारे इसकी कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी पांचवा क्वेश्चन आपके लिए। एम द्रव्यमान की एक वस्तु r त्रिज्या के वर्त में नियत चाल v से गति कर रही है। वस्तु पर आरोपित बल mv² अपॉन r है तथा यह वर्त के केंद्र की ओर लगता है। तो इस बल के द्वारा परिधि पर अर्धचक्र पूर्ण करने में किया गया कार्य होगा।
एंड दोस्तों आपको बताना है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इस सर्किल पर यानी कि मोशन में है जिसकी रेडियस r है। तो दोस्तों यदि इस पर जो फोर्स लगता है केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r, इसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। तब ये जो पार्टिकल है दोस्तों यह अर्ध चक्कर पूर्ण कर ले, यानी यह जो पार्टिकल है अर्ध चक्कर पूर्ण करने में इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपको बताना है कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 0। यानी दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, यानी डरावना क्वेश्चन है, लेकिन इसका सिंपल सा आंसर है 0। दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये जो कंसेप्ट होते हैं उन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों इसके अंदर कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी दोस्तों विस्थापन एवं जो कण पर लगने वाला जो बल है वो लंबवत हो तो उनके द्वारा किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। यहाँ पर वही लग रहा है, यानी कि दोस्तों जो अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र की तरफ है और जो भी विस्थापन हो रहा है वो त्रिज्या की स्पर्श रेखा के अनुदिश हो रहा है, यानी आपसी में लंबवत है। तो दोस्तों जब भी आपको अभिकेंद्रीय बल के द्वारा कार्य पूछा जाए तो हमेशा होगा 0, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि कण के लंबवत लगता है। तो यदि बल लंबवत लगता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा कितना होता है? 0। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक साइकिल चालक 15 मील प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय मार्ग पर मुड़ता है। यदि यह अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो फिसलने की संभावना होगी। एंड दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक साइकिलिस्ट है, तो दोस्तों वह क्या कर रहा है कि ऐसे एक वर्तीय पाथ पर गति करा रहा है जिसकी स्पीड है 15 मील पर होवर। यदि दोस्तों अपनी स्पीड को यह दोगुनी कर देता है तो इसकी टर्न ओवन की जो टेंडेंसी है यानी फिसलने की संभावना है वो आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। दोस्तों हम जानते हैं जो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है वो mv²/r होता है। यदि दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा? 4 गुना। यानी दोस्तों इसका अभिकेंद्रीय बल का मान 4 गुना हो गया, यानी कि इसकी फिसलने की प्रवृत्ति भी कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि इसकी जो टर्न ओवर की जो टेंडेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? क्वाड्रिपल, यानी दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि एक कण वर्तीय मार्ग में अवमंदन चाल से गति कर रहा है, निम्न कथन में से सत्य कथन है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो एक कण है वो वर्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो आपको, और इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो डिक्रीजिंग है, यानी धीरे धीरे कम हो रही है, अवमंदित है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। कण का संवेग नियत रहता है, त्वरण एक ही दिशा केंद्र की ओर होती है, या कण घटती हुई त्रिज्या के साथ सर्पिलाकार मार्ग में गति करता है, या कोणीय संवेग दिशा की नियत रहती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वो नियत रहेगी। क्योंकि दोस्तों आपको बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम एवं एंगुलर वेलोसिटी है दोनों ही अक्षीय सदिश होती हैं, उसकी जो डायरेक्शन होती है दोस्तों इस पृष्ठ के लंबवत, यानी कि जो हमारा इसका अक्ष है इसके अक्ष के अनुदिश होती है। तो दोस्तों यह कण की सभी स्थिति में यानी इसकी डायरेक्शन सेम होती है तो कोणीय संवेग की दिशा नियत रहेगी। बल्कि दोस्तों हमारा जो बी वाला ऑप्शन है इसमें क्या दिया हो कि त्वरण एक केंद्र की ओर होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो विकेंद्रीय त्वरण होता है वो भी हमारा त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की तरफ होता है। तो ये हमारा गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमने एक चीज़ वो दे रखी है यहाँ पर कि वह अवमंदित चाल से गति कर रहा है, यानी कि दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो नियत नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक लाइनर एक्सीलरेशन है, यानी दोस्तों त्वरण और कार्य करेगा जिसकी डायरेक्शन हमारी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। तो दोस्तों हमारा जो परिणामी त्वरण की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि दोस्तों वह केंद्र की ओर नहीं रहेगी। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की एक खिड़की से एक पत्थर छोड़ा जाता है। यदि रेलगाड़ी क्षैतिज दिशा में पटरियों पर जा रही है तो पत्थर का जमीन पर टकराते समय पथ होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक रेलगाड़ी है वो किसी, यानी कि सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है पटरियों पर, तो एक पत्थर छोड़ा जाता है दोस्तों इसकी खिड़की से नीचे। तो आपको बताना है कि वह नीचे गिरते समय किस पथ के द्वारा गिरेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों यह परवलयाकार पथ पर गिरेगा। क्योंकि दोस्तों इस पथ की, यानी ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों वही इस, यानी जो पत्थर होगा वो क्षैतिज दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, और दोस्तों नीचे लंबवत, यानी दोस्तों हमारा जो गुरुत्वीय बल है वो कार्य करेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण एवं क्षैतिज दिशा में जो वेलोसिटी है दोनों के प्रभाव में इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी इसका जो पथ होगा दोस्तों इस प्रकार से होगा, यहाँ पर गिरेगा, यानी कि ये पथ होगा हमारा परवलयाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, आपको दिया हुआ है कि समान ऊंचाई से एक गोली क्षैतिज दिशा में दागी जाती है तथा दूसरी गोली ठीक नीचे छोड़ दी जाती है तो ये जमीन से टकराएगी, एक के बाद एक साथ या एक प्रक्षेपण पर निर्भर करेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों आपको बताना है कोई बुलेट है, वो यानी कि दोस्तों एक सेम हाइट से एक को तो दोस्तों इस तरह यानी दागी जाती है और एक को यहाँ से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह पृथ्वी पर पहले कौन सी पहुंचेगी, यानी किस प्रकार से पहुंचेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इन दोस्तों एक साथ पहुंचेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी बुलेट है, इसको दोस्तों इस दिशा में दागी जा रही है, बल्कि इसका जो क्षैतिज यानी दोस्तों लंबवत है वे का घटक है वो 0 है, और इसको भी दोस्तों मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, इसका भी जो यहाँ पर पराभव वेग है वो नीचे की ओर वो 0 है। यानी दोनों को समान वेलोसिटी से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है, तो यह दोनों यहाँ पर एक साथ ही पहुंचेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों इस बुलेट को वेलोसिटी तो दी गई है, लेकिन यह क्षैतिज डायरेक्शन में दी गई है, बल्कि ये जो हमारा लंबवत घटक है इन दोनों का ही समान है वो 0 है। तो इसके कारण ये जो पृथ्वी तल पर पहुंचेंगी वो दोनों एक साथ टकराएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्षैतिज दिशा में नियत वेग से गतिशील हवा की जहाज से एक बम छोड़ा जाता है। यदि वायु का घर्षण प्रभावी माना जाए तब बम। यानी दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों एक जो हमारी एरोप्लेन है यानी हवाई की जहाज है वो गति कर रही है, उससे दोस्तों एक बम को गिराया जाता है, और दोस्तों यानी कि जो वायु का जो घर्षण है उसको प्रभावी माना जा रहा है, यानी दोस्तों ये नगण्य नहीं है। तो उस डायरेक्शन में आपको बताना है कि जो दोस्तों बम गिरेगा वो पृथ्वी पर हवा की जहाज के ठीक नीचे गिरेगा, या पृथ्वी पर हवाई जहाज के पीछे गिरेगा, या आगे गिरेगा, या हवाई के साथ उड़ता रहेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों मान लेते हैं कि हमारी ये एरोप्लेन है, ये इस प्रकार से इस डायरेक्शन में गति कर रही है, यहाँ पर दोस्तों ये बम गिराया जाता है। तो क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर बम को गिराते वक्त दोस्तों इनकी जो क्षैतिज वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन दोस्तों एरोप्लेन तो क्या है कि गति करती रहेगी, लेकिन जो हमारा बम होगा उसकी जो क्षैतिज यानी दिशा में दोस्तों वेलोसिटी है वो वायु के घर्षण के कारण कम होती जाएगी, यानी कि यह प्रभावी माना गया है। तो इसके कारण दोस्तों ये पत्थर जब तक नीचे गिरेगा तो यह तो कम दूरी तय करेगा, और बल्कि जो एरोप्लेन है वो हमारी आगे निकल जाएगी, यानी जो बम होगा वह एरोप्लेन से पीछे जाकर के गिरेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यदि वायु का जो घर्षण है वो प्रभावी न माना जाए तब क्या होगा कि जो एरोप्लेन है और जो पत्थर है वो समान है, यानी क्षैतिज दिशा में समान डिस्टेंस दूरी करेंगे, उस स्थिति में जो बम होगा वो ठीक ठीक एरोप्लेन के नीचे गिरेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एम द्रव्यमान का एक पत्थर एल लंबाई के धागे से बांधकर नियत चाल वी से वर्तीय पथ पर घुमाया जाता है। यदि डोरी को छोड़ दें तो पत्थर की गति होगी। यानी दोस्तों आपको क्या बताया गया है कि हमारे को एक एम द्रव्यमान का एक पत्थर है, उसको एल लंबाई की डोरी से बांधकर वर्तीय पथ में घुमाया जा रहा है। यदि दोस्तों इस डोरी को छोड़ दिया जाए या डोरी टूट जाए तो आपको बताना है कि जो ये पथ होगा यानी पत्थर होगा हमारा, इसकी जो गति किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, स्पर्श रेखीय भार की ओर। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। जैसे ही इस रस्सी को छोड़ दिया जाएगा तो दोस्तों ये जड़त्व के कारण अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखना चाहेगी, यानी कि उसी दिशा में यह गति करना चाहेगी। तो यह जिस डायरेक्शन में इसकी वेग की दिशा होगी उसी डायरेक्शन में यह मोशन करती चली जाएगी। यानी यदि यहाँ पर इस पत्थर को छोड़ दिया जाएगा, इस धागे को छोड़ देंगे, तो इस पत्थर की गति स्पर्श रेखीय बाहर की तरफ हो जाएगी, यानी कि ये इस वर्त की स्पर्श रेखा और ये बाहर की तरफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 12वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सर्कस का स्टेटमेंट ऊर्ध्वाधर तल में 8 त्रिज्या के वर्तीय पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है तो पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सर्कस के अंदर जो एक स्टेटमैन है वो ऊर्ध्वाधर तल में दोस्तों मोटरसाइकिल चला रहा है, तो आपको बताना है कि उच्चतम बिंदु पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो दोस्तों वो हो जाएगी हमारी रूट जी आर, ये हमेशा याद रखना। दोस्तों उच्चतम बिंदु पर जो वेलोसिटी का मान होता है वो होता है रूट जी आर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नीचे की ओर इसका जो भार होता है वो हमारा एम जी होता है, और ऊपर की ओर दोस्तों इसका जो हमारा विकेंद्रीय बल होता है
वो था हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दोस्तों ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो अपन एम वी स्क्वायर अपॉन आर एवं एम जी को अपन बराबर रखेंगे। तो इसको दोस्तों एम से एम कट जाएगा, जो वी का मान आ जाएगा वो वहाँ से हमारा निकल कर आता है रूट आर जी। तो यानी कि उच्चतम बिंदु पर जो वेलोसिटी का मान होता है वो कितना होता है, रूट आर जी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि एक व्यक्ति एक समान वेग से गतिशील ट्रेन के दरवाजे से एक सिक्का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तो उस व्यक्ति के लिए सिक्के का पथ होगा। एंड दोस्तों आपको बताना है कि एक जो ट्रेन है वो इस प्रकार से गतिशील है, इसकी दोस्तों खिड़की पर खड़ा एक व्यक्ति एक सिक्के को ऊपर की ओर उछालता है, तो उस व्यक्ति के लिए दोस्तों आपको बताना है जो इस सिक्के का पथ होगा वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों सिक्के का पथ तो इस प्रकार से यानी परवलयाकार होगा, लेकिन दोस्तों आपको बताना है उस व्यक्ति के सापेक्ष से। दोस्तों व्यक्ति भी यानी ट्रेन में वी चाल से यानी उसकी क्षैतिज जो वेलोसिटी है वी है, और जो पत्थर है उसकी भी वेलोसिटी वी है। तो दोस्तों यानी क्षैतिज डायरेक्शन में इनकी जो वेलोसिटी है वो दोनों की समान है, और वह ऊर्ध्वाधर गति करेगा इस प्रकार से। तो दोस्तों इनकी जो व्यक्ति होगा उसको वह कण केवल ऊर्ध्वाधर रूप से ही गति करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों वैसे तो वह परवलयाकार में गति करेगा, लेकिन व्यक्ति एवं जो सिक्का होगा दोनों की वेलोसिटी समान होने के कारण क्षैतिज डायरेक्शन के अंदर यानी आपेक्षिक वेलोसिटी का मान शून्य होने के कारण उस व्यक्ति को केवल जो पत्थर होगा वो ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में गति करता हुआ दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 14वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक बोतल की गर्दन तक सोडा वाटर से भरकर एक ऊर्ध्वाधर वर्तीय मार्ग में तेजी से घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग में बुलबुले इकट्ठे होंगे। यानी दोस्तों आपको बताना कि हमारी कोई एक इस प्रकार से बोतल है, उसका दोस्तों ये ढक्कन है, तो यहाँ से इसको धागे से बांधकर दोस्तों इस प्रकार से वर्तीय पथ में गति कराया जा रहा है। तो आपको बताना है इसके अंदर जो बुलबुले होंगे दोस्तों वह किस भाग में इकट्ठे होंगे, यानी दोस्तों तल के समीप या बोतल के बीचों बीच या दोस्तों गर्दन के समीप। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों गर्दन के समीप होंगे। क्योंकि दोस्तों जो बुलबुले होते हैं उनका यानी जो पानी के सापेक्ष में द्रव्यमान कम होता है, तो हम जानते हैं हमारा अभिकेंद्र बल होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, यानी द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो इसका द्रव्यमान कम होने के कारण दोस्तों पर अभिकेंद्रीय बल कम लगेगा, तो इसके कारण दोस्तों बुलबुले हमारे बाहर अंदर की तरफ हो जाएंगे, और पानी पर अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर चला जाएगा, और बुलबुले होंगे हमारे गर्दन के समीप इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक भारी द्रव्यमान को एक पतले तार से जोड़कर एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो तार के टूटने की सबसे अधिक संभावना होगी। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक भारी द्रव्यमान है उसको हल्के धागे से बांधकर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप से वर्ती पथ में गति कराया जा रहा है, तो आपको बताना है कि दोस्तों ये जो धागा होगा इसकी टूटने की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि नीचे पर, यानी तो नीचे कहाँ पर दिया हुआ है बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव्यमान वर्त के सबसे नीचे बिंदु पर टूटने की संभावना अधिक होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस द्रव्यमान यानी जो हमारा द्रव्यमान है भारी द्रव्यमान है इसका जो भार होता है यहाँ पर वो भी नीचे की ओर होता है, और दोस्तों जो अभिकेंद्रीय बल होगा यानी उसके कारण जो रस्सी में तनाव होगा वो भी हमारा नीचे की तरफ होगा। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर तनाव सर्वाधिक होता है, बल्कि इस बिंदु पर देखते हैं कि दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के कारण जो तनाव होता है वो बाहर की तरफ होगा, और जो भार होता है यहाँ पर वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर टूटने की संभावना सबसे कम है, और नीचे वाले बिंदु पर टूटने की संभावना सर्वाधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो भार एवं जो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो तनाव है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 16 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक पत्थर को धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो इसको घुमाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होगा। यानी दोस्तों एक पत्थर है उसको एक धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है, तो इसको आवश्यक घुमाने के लिए दोस्तों न्यूनतम वेग होगा, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो किस पर निर्भर करेगी वो आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो न्यूनतम वेलोसिटी का मान होता है वो होता है रूट आर जी होता है। दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि यह केवल एक तो आर यानी दोस्तों ये हमारी जो धागे की लंबाई है आर इस पर डिपेंड करता है, एक गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, बल्कि दोस्तों यह पत्थर के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला।
बल्कि दोस्तों सी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि द्रव्यमान को बढ़ाने पर घटता है, तो इस पर भी ये भी यानी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करा तो घटेगा कहाँ से। और डी वाले ऑप्शन में क्या है कि लंबाई को बढ़ाने पर घटता है, तो दोस्तों ये भी गलत है। क्योंकि दोस्तों यदि आप लंबाई को बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाएंगे, तो वेलोसिटी का मान बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो ओनली राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी यह द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है, असमान त्वरित वृत्तीय गति में किसी कण के लिए वेग त्रिज्य तथा त्वरण अनुप्रस्थ, वेग अनुप्रस्थ तथा त्वरण केवल त्रिज्य, वेग त्रिज्य तथा त्वरण त्रिज्य व अनुप्रस्थ दोनों घटक है, वेग अनुप्रस्थ तथा त्वरण के त्रिज्य व अनुप्रस्थ दोनों घटक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, यहाँ पर क्या कहा गया कि असमान त्वरित गति से कर रहा है, यानी कि दोस्तों यदि ये त्वरण हमारा समान होता तो उसकी डायरेक्शन जो होती है विकेंद्रीय त्वरण ही कार्य करता, वहाँ पर वो हमारी केंद्र की ओर हो जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर असमान त्वरित है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक त्वरण और कार्य कर रहा है, वो है रेखीय त्वरण। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके जो त्वरण के घटक होंगे वो हमारे रेखीय एवं अनुप्रस्थ दोनों होंगे, यानी दोस्तों त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दोनों घटक होंगे त्वरण के। और बल का दोस्तों आपको पता ही है वो उसको मार क्या होता है, वो अनुप्रस्थ होता है, न कि त्रिज्य। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी वेग यानी दोस्तों हमारा अनुप्रस्थ यानी स्पर्श रेखीय होगा, और जो त्वरण होगा उसके त्रिज्य के अनुदिश एवं स्पर्श रेखा यानी जो अनुप्रस्थ घटक है उसके दोनों होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी वेग तो हमारा अनुप्रस्थ होगा और जो त्वरण होगा वो त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार से होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक लड़ाकू विमान 8 त्रिज्या के वर्ष में ऊर्ध्वाधर घूम रहा है, तो वर्ष के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग होगा। तो दोस्तों वो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से क्या है कि यह ऊपर यानी दोस्तों वर्तीय पथ पर घूम रहा है, तो इस बिंदु पर जो वेलोसिटी है वो मैंने आपको बताया कि रूट आर जी होती है, तो ये हो जाएगा रूट जी आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 19वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि क्षैतिज सड़क पर चलती हुई एक कार मुड़ते समय बाहर की ओर फिसलती है, क्यों। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारी क्षैतिज दिशा में हमारा जो वर्तीय पथ होता है इस पर जो यदि कार मुड़ रही है तो यह बाहर की ओर फिसलती है। दोस्तों यह बाहर की ओर कब फिसलेगी, यानी कि दोस्तों इसको वर्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यदि अभिकेंद्रीय बल दोस्तों इसको पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा तो यह बाहर की ओर फिसल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी अपर्याप्त अभिकेंद्रीय बल के कारण जो कार होती है वो बाहर की ओर फिसल जाती है मुड़ते समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 20वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्या के वर्ताकार पथों में घूम रहे हैं, उनकी चालें समान है, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपको बताना है कि जो दो समान द्रव्यमान है वो क्रमशः R1 व R2 त्रिज्या के वर्ष पर गति कर रहे हैं, तो हमारा जो अभिकेंद्रीय बल होगा इन दोनों का उनका अनुपात पूछा है कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं अभिकेंद्रीय बल होता है वो हमारा mv² होता है, यानी यह r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके कारण F1 में जो हमारा F2 हो जाएगा वो R2 हो जाएगा, यानी कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी R2 है। अब आपके लिए 21वां क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है एक कण नियत कोणीय वेग से वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो गति के दौरान ऊर्जा संरक्षित रहेगी, संवेग संरक्षित रहेगा, या ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि एक समान वर्तीय गति है यानी कोणीय वेग समान है, तो इसका मतलब दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो भी समान है। लेकिन दोस्तों वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी कि लगातार चेंज होने के कारण वेलोसिटी का मान चेंज होता रहेगा। तो हम जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर जो ये v होती है दोस्तों स्पीड होती है, और इसके अंदर स्पीड सेम है, तो यानी कि ऊर्जा हमारी संरक्षित रहेगी। बल्कि संवेग होता है दोस्तों हमारी सदिश राशि होती है, ये होती है हमारी mv।
तो यहाँ पर ये जो वी है ये वेक्टर होने के कारण यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण संवेग का मान भी चेंज रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी केवल हमारी जो ऊर्जा होगी वो ही हमारी संरक्षित रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डोरी से बांधा गया एक पत्थर वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, यदि डोरी काट दे तो पत्थर वर्त से दूर चला जाता है क्योंकि। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक पत्थर है उसको किसी धागे से बांध कर वर्तीय पथ पर गति करा रहा है, यदि इसको दोस्तों धागे को अपन काट देते हैं तो स्पर्श रेखा के अनुदिश दोस्तों इस यानी गति करता हुआ यह बाहर की ओर चला जाएगा। दोस्तों यह क्यों चलता है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि पत्थर पर अपकेंद्रीय बल लगता है, पत्थर पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, या इसका जड़त्व इसे गतिशील रखता है, या अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों यह यहाँ पर गति कर रहा है तो जैसे ही इसको काटेंगे दोस्तों इसका जड़त्व के कारण, यानी कि जड़त्व क्या है कि यदि वस्तु गतिशील है तो इसको गतिशील ही अवस्था में बनाए रखना चाहेगी। तो दोस्तों गतिशील अवस्था के कारण जड़त्व के कारण यह बाहर की ओर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों कई बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी अपकेंद्रीय बल के कारण। दोस्तों अपकेंद्रीय बल तो क्या करता है कि इसको वर्तीय पथ पर घुमाता है लेकिन बाहर की ओर लगता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह सीधी रेखा में गति करेगा और बाहर की ओर ये करेगा जड़त्व के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न कि ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन यानी 23वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो रेसिंग कारें जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है क्रमशः r1 तथा r2 त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गतिशील है, उनकी चालें इस प्रकार हैं कि वह समान समय t में एक चक्कर पूर्ण कर लेती हैं, तो इनकी कोणीय चालों का अनुपात होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना है कि दो रेसिंग कारें हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग है और वह अलग अलग यानी रेडियस के वर्ताकार जो हमारा पाथ है उस पर गतिशील है, तो उनकी चालें यानी स्पीड है दोस्तों वो भी समान है। तो आपको बताना है कि इनकी कोणीय चालों का अनुपात है दोस्तों वो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जो कोणीय चाल होती है ओमेगा उसका एक फॉर्मूला होता है 2 पाई/टी। यहाँ पर दोस्तों टी होता है वो आवर्तकाल होता है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वे समान समय टी में एक चक्कर पूरा कर लेती हैं। यानी दोस्तों दोनों का आवर्तकाल समान है, यानी यह समान समय में एक चक्कर पूरा कर रही हैं। यदि दोस्तों इनका आवर्तकाल समान है तो कोणीय चालों का जो अनुपात हो जाएगा वो भी हमारा समान ही हो जाएगा, यानी कि 1:1 हो जाएगा। यानी कि दोनों की जो कोणीय चाल हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, वो सेम रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन यानी 24वां, इसमें क्या दिया हुआ है कि वर्तीय गति करते हुए कण का अभिकेंद्रीय त्वरण। एंड दोस्तों आपको बताना है कि जो कोई कण है यदि वह वर्तीय गति कर रहा है तो आपको बताना है कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वो रेखीय त्वरण की तुलना में कम होता है या अधिक है। तो दोस्तों याद रखना, यदि कोई पार्टिकल है यदि वह सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो अभिकेंद्रीय बल तो दोस्तों उसके अंदर हमेशा कार्य करेगा, उसकी डायरेक्शन होती है केंद्र की तरफ है। और बात करते हैं दोस्तों रेखीय त्वरण की, यदि दोस्तों यह समान स्पीड से गति कर रही है तो इसकी जो रेखीय त्वरण का मान होता है वो होता है 0। यदि दोस्तों यह कुछ यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी से गति कर रही है तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रेखीय त्वरण होगा वो हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण से कम होता है। यदि दोस्तों यह अवमंदन गति से गति कर रही है यानी इसका जो वेलोसिटी है वो लगातार कम होता जा रहा है तो इसकी जो रेखीय वेलोसिटी हो जाएगी वो इससे कम हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अपन कुछ भी नहीं कह सकते, यानी कि दोस्तों हमारे जो रेखीय त्वरण होता है और अभिकेंद्रित त्वरण होता है वो आपस में अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी रेखीय त्वरण से कम अथवा अधिक यानी किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आज आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आपको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जब तक जय हिंद दोस्तों।